मेरा नाम श्रेयांश तिवारी है। मेरा 63rd बीपीएससी में रैंक 1 आई है। आज दिल्ली नॉलेज ट्रैक में मैं आपको एग्ज़ाम की स्ट्रैटेजी, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, कैसे प्रिपेयर करना है, बिगनर्स पॉइंट ऑफ व्यू से बताने आया हूँ। जिसे कुछ नहीं पता है बीपीएससी के बारे में या सिविल सर्विसेज फील्ड के बारे में, उनको अपना पूरा जो मेरी जर्नी रही है उसमें एक्सपीरियंसेस कैसे रहे वो सब बताने आया हूँ। तो प्लीज़ बेयर विथ मी। तो इस एग्ज़ाम के 3 फेजेस होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। प्रीलिम्स का अपना एक सिलेबस होता है, लेकिन ब्रॉडली जो मोटे मोटे सब्जेक्ट्स हैं वो हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स। ये 6-7 मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं। इन्हीं से सवाल बनते हैं उनके, जिसमें करंट अफेयर्स आप घटना चक्र या कोई भी वीकली मंथली मैगजीन से कवर कर सकते हैं। हिस्ट्री आप मोस्टली एनसीईआरटीज़ वगैरह से कवर कर सकते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, स्पेक्ट्रम की किताब भी आती है जो हिस्ट्री के लिए, वो भी काफ़ी यूज़फुल होती है। फिर मेंस में एक ऑप्शनल होता है, 2 जनरल स्टडीज़ के पेपर होते हैं और हिंदी कंपलसरी पेपर होता है जिसके मार्क्स नहीं जुड़ते, सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। और जो मेरिट बनती है मेंस में वो इन 900 मार्क्स से बनती है, जिसमें 600 मार्क्स का जीएस और 300 मार्क्स का ऑप्शनल होता है। दूसरे स्टेट कमीशंस और यूपीएससी से अलग बिहार में स्केलिंग नहीं होती है। तो अगर आपके ऑप्शनल में जितने मार्क्स आते हैं उन्हीं को मेरिट लिस्ट में जोड़ दिया जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश या दूसरे स्टेट्स में होता है, इसमें स्केल अप या स्केल डाउन या जिसे हम नॉर्मलाइजेशन कहते हैं वो नहीं होता है। तो ऑप्शनल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है सिलेक्शन कराने में या आपका सिलेक्शन रोकने में। फिर उसके बाद इंटरव्यू का फेज़ आता है जिसमें 120 मार्क्स का इंटरव्यू होता है और मेंस और इंटरव्यू की कंबाइंड मेरिट से आपका सिलेक्शन मेरिट लिस्ट बनती है। कंबाइंड मार्क्स से आपकी मेरिट लिस्ट बनती है। तो ये रहा एग्ज़ाम पैटर्न क्या है प्री मेंस और इंटरव्यू में। अब ये अपन बात करते हैं कि प्रीलिम्स की तैयारी कैसे करते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रीलिम्स, फिर मेंस और फाइनली इंटरव्यू कैसे तैयार करेंगे। तो चलिए, प्रीलिम्स में सारे सब्जेक्ट्स जो हैं उनका इक्वल वेटेज नहीं है। यहाँ पे डिवाइडेड हैं। जैसे मैथ्स के 10 क्वेश्चन आते हैं तो करंट अफेयर्स के 25 क्वेश्चन आएंगे, हिस्ट्री के 40 आएंगे, ऐसे करके डिवाइडेड हैं। तो आप ये करें कि आप पुराने साल के पेपर्स उठाएं और उसमें देखें कि किस सेक्शन का वेटेज सबसे ज़्यादा है और उसको आप देखिए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। अगर वही आपकी स्ट्रेंथ है तो उसको मजबूत करना शुरू कर दीजिए और मजबूत करना शुरू कर दीजिए। अगर वो आपकी वीकनेस है तो उस पर इम्प्रूवमेंट के लिए आप काम करना शुरू कर दीजिए। जैसे मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल था और बिहार में अराउंड 40 क्वेश्चन हिस्ट्री के आते हैं आउट ऑफ 150। तो आप ये मानिए कि 30% तो ये पेपर कवर ही हो गया और 95-96 कट ऑफ जाता है। तो अगर मैं 40 में से 30 सही कर देता हूँ तो मेरा 1/3 तो काम हो ही गया। फिर मैथ्स में आप मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है तो 10 सवाल आते हैं, आप 8 to 9 कवर कर सकते हो। तो मैंने मैथ्स अच्छे से कर रखी थी। करंट अफेयर्स के सीधे सीधे सवाल आते हैं, 1 लाइनर्स, उसको आप 2 रिवीजन के बाद तीसरे रिवीजन में आपको वो पूरे याद हो जाते हैं। तो आउट ऑफ 25 आप 20 करीब कवर कर सकते हो। तो मैंने ये इस तरीके से फॉलो किया था। फिर साइंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है तो उसके लिए आप लूसेंट की जनरल साइंस की जो बुक है वो रेफ़र कर सकते हैं, उससे मोर और लेस कवर हो जाता है। रही बात ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी थोड़ा सा टिपिकल है क्योंकि काफ़ी एक्सटेंसिव है वो। तो मैंने उसके लिए एनसीईआरटीज़, गोची लियोंग, ये 2 किताबें रेफ़र करी थी और साथ में जो घटना चक्र के पूर्वावलोकन के पेपर्स आते हैं वो पूरे सॉल्व किए थे। तो उससे क्या होता है, जो लास्ट ईयर्स के पेपर होते हैं जो रिपीट होते हैं वो कवर हो जाते हैं। और मैं आपसे कहूँगा कि आप जो घटना चक्र का पूर्वावलोकन का पेपर है वो आप हिस्ट्री के लिए भी करें, वो आप ज्योग्राफी के लिए भी करें, वो आप लोग पॉलिटी के लिए भी करें, इकोनॉमिक्स के लिए भी करें, एनवायरनमेंट के लिए, वो सारे सब्जेक्ट्स के लिए करें। उससे क्या होगा, जो पुराने क्वेश्चंस रिपीट होते हैं वो आपके पूरे कवर हो जाएंगे। और ना सिर्फ बिहार में मदद करेगा, वो आपको दूसरे स्टेट्स के एग्ज़ाम, एसएससी सब में मदद करेगा। फिर यहाँ से आप चलिए, अगर इकोनॉमिक्स की बात करें तो वो मोटा मोटी करंट से कवर हो जाता है और करंट अफेयर्स के सवालों से वहाँ पे क्वेश्चन लग जाते हैं। बिहार पीसीएस में बिहार स्पेसिफिक ज़्यादा सवाल नहीं आते हैं, 10 सवाल आते हैं और वो भी आप कॉमन सेंस से क्लियर लगा सकते हैं उनको। तो मैंने उसकी कोई स्पेसिफिक तैयारी नहीं करी थी। यूट्यूब में कुछ वीडियोस पड़े हुए हैं जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज वालों के हैं,
वो आप देख सकते हैं, उनसे मेरे सारे क्वेश्चंस लग गए थे। और मैंने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का सिर्फ ये वाले बिहार स्पेशल वीडियोस प्रीलिम्स के टाइम देखे थे। और फिर मैथ्स तो आपकी प्रैक्टिस पे है, तो हमने हिस्ट्री की बात कर ली। हिस्ट्री में अगर आपको करना है तो स्पेक्ट्रम पढ़ी जा सकती है राजीव अहीर की, वो पढ़ना ही पड़ेगा, उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। कोई अगर कहे कि एनसीईआरटी से करके हो जाएगा तो नहीं होगा, वो उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। बिपिन चंद्रा बिल्कुल नहीं पढ़नी है प्रीलिम्स के लिए, और आप राजीव अहीर की स्पेक्ट्रम छोड़ नहीं सकते हैं। छोड़िएगा तो सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर मतलब अभी मैं कह रहा हूँ उस बुक का कोई अल्टरनेटिव नहीं है, यू हैव टू डू दैट। फिर पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत का कोई अल्टरनेटिव नहीं है, वो करना ही पड़ेगा। नहीं करेंगे तो फिर आप अगले साल फिर से एग्ज़ाम लिख रहे होंगे, और वो आपको उसमें आगे मेंस में भी मदद करती है, तो वो दोनों तरफ से आपको फ़ायदा देगी। तो ये इंटीग्रेटेड तैयारी हो रही है आपकी ना। GS1 में जो पॉलिटी और हिस्ट्री पूछता है वो आप यहाँ से भी कवर कर सकते हो। तो दैट्स इट, यही बुक लिस्ट है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। हिस्ट्री के लिए आपको 11th-12th की NCERTs पढ़नी है, और राजीव अहीर की स्पेक्ट्रम पढ़नी है, और घटना चक्र के पूर्वावलोकन के पेपर्स लगाने हैं। पॉलिटी के लिए आपको सिर्फ लक्ष्मीकांत पढ़नी है, और घटना चक्र के पूर्वावलोकन के पेपर्स लगाने हैं। इकोनॉमिक्स के लिए आपकी जनरल डे टू डे करंट अफेयर्स, 12th की NCERT मैक्रो इकोनॉमिक्स की, और घटना चक्र के अगेन पूर्वावलोकन के पेपर्स। सेम फॉर एनवायरनमेंट। अगर बच्चे साथ में दूसरी तैयारी कर रहे हैं UPSC की तो शंकर भी रेफ़र कर सकते हैं, लेकिन घटना चक्र के भी पेपर लगाएंगे तो मोर देन इनफ है। साइंस के लिए लूसेंट और घटना चक्र के पेपर्स, ज्योग्राफी के लिए भी घटना चक्र के पेपर्स, और गोची लियोंग NCERTs, और मैथ्स तो प्रैक्टिस पे है। तो ये तो हुआ प्रीलिम्स का। अब बात करते हैं अपन मेंस कैसे प्रिपेयर करना है। देखिए, मैं UPSC की प्रिपरेशन कर रहा था, तो मोर और लेस मेरा मेंस का कंटेंट तैयार था, लेकिन उसको जो सिलेबस है, जो पुराने पेपर्स आते हैं, उससे आपको फाइन ट्यून करना होता है। कोई भी एग्ज़ाम का सिलेबस, इंडिया का कोई भी एग्ज़ाम हो, UPSC के सिलेबस से 70-80% मैच करता है। और अगर आपने UPSC की तैयारी अच्छे से करी है तो आपका वो 70-80% कवर हो गया। लेकिन सिलेक्शन अगर आपको पाना है तो वो 20-30% जो सिलेबस है हर स्टेट का, चाहे राजस्थान हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, या बिहार हो, या मध्य प्रदेश हो, हर स्टेट का आपको फाइन ट्यून करना पड़ेगा कि अच्छा यहाँ पे अच्छा ये सारी चीज़ें हैं जो एक्स्ट्रा पूछते हैं। तो जैसे कि हिंदी यहाँ पे क्वालिफाइंग था, तो मुझे ज़्यादा अंतर नहीं पड़ा। हिंदी मैंने बिल्कुल प्रिपेयर नहीं करी, और हिंदी स्पीकिंग स्टेट से हैं, हिंदी पढ़ी है स्कूल में, तो वो कवर हो गया। हाँ, लेकिन जो ये थे आपके GS1 है, GS1 में हिस्ट्री और स्टैटिस्टिक्स, ये दोनों मिला के 38 और 36 ये पोर्शन इनका है। तो ये मेरी स्ट्रेंथ थी, तो मैंने स्टैटिस्टिक्स को बहुत प्रैक्टिस किया, क्योंकि मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है। तो मैथ्स में आप पूरा लगाइए, आपको पूरा मार्क आएगा। तो स्टैटिस्टिक्स की मैंने काफ़ी प्रैक्टिस करी, कैलकुलेटर लेके गया। और ये मैं कहूँगा बच्चों से कि मेरे आजू बाजू 6 लोग बैठे हुए थे, जिसमें मैं सिर्फ था जो कैलकुलेटर लेके गया था। इससे दिखता है कि कंपटीशन कितना, मतलब दूसरे आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो कितने कम सीरियस हैं पेपर को लेके। मतलब दे शुड ब्रिंग द कैलकुलेटर्स, राइट, जब कमीशन अलाउ कर रहे हैं। एंड और मैं शेयर नहीं कर सकता उनसे, क्योंकि आयोग में मना है कैलकुलेटर शेयर करना, वो चीटिंग मानी जाती है। तो आप लोग ये एग्ज़ाम को बहुत सीरियस लेके करिए। हिस्ट्री क्योंकि मेरा ऑप्शनल था, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं पड़ी उससे। और हाँ, यहाँ पे भी आपको अगेन राजीव अहीर की किताब बहुत मदद करेगी। और एक स्पेक्ट्रम की किताब आती है टैगोर, नेहरू और गांधी पे, वो आपके सिलेबस में है, उसको पढ़िए, आपका वो पूरा कवर होगा। और ये सिर्फ इन 2 किताबों से आप सेक्शन A बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स में आप वो करिए, आपका प्रैक्टिस करिए, आपका कवर हो जाएगा। अब अगर GS2 की बात करें हम, वो भी 300 मार्क्स का है। उसमें जो है वो आपका पॉलिटी पूछेंगे, उसमें आपसे करंट अफेयर्स पूछेंगे, और उसमें आपसे पूछेंगे वो ये वाला साइंस एंड टेक, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, ये सब पूछते हैं। ठीक है, तो अगर आप पॉलिटी अगर आप लक्ष्मीकांत से पढ़ ले रहे हैं प्रीलिम्स के टाइम पे, उसी के आप छोटे छोटे क्रिस्प नोट्स बना लीजिए, और आप फिर से पुराने साल के पेपर्स देखिए, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन देखिए। आप उसमें पाएंगे कि हर साल वो एक साल DPS पे पूछ रहे हैं, तो अगले साल फंडामेंटल राइट पूछ रहे हैं, फिर अगले साल फंडामेंटल ड्यूटीज़ पूछ रहे हैं, फिर प्रीएम्बल पूछ रहे हैं, एंड दे अगेन रिपीट दैट। फिर अगले सवाल पे आप देखेंगे तो पावर्स ऑफ गवर्नर पूछ रहे हैं, या फेडरल स्ट्रक्चर पूछ रहे हैं, फेडरल जो वो हैं सेंटर स्टेट रिलेशन है वो कैसा है, वो ये पूछ रहे हैं।
तो आप ये एंटिसिपेट कर सकते हो ना कि ये पूछेंगे वो। जुडिशरी पे हर साल सवाल आता है, हर अल्टरनेट ईयर सवाल आता है, जैसे इस बार 64 BPSC में जुडिशियल एक्टिविज्म पे आया तो आई वॉज प्रिपेयर्ड फॉर दैट, गवर्नर पे आया सो आई वॉज प्रिपेयर्ड फॉर दैट। ऐसे में क्या होता है, आप सवाल एंटिसिपेट कर देते हो तो आपको वहाँ सोचना नहीं पड़ता है, आपका कंटेंट तैयार है, आपने फटाफट 5 पेजों में लिखा आंसर, 36 पेजेस मिल रहे हैं आपने 6 पेज 5 पेज में लिखा और आप आगे बढ़ गए, आपका पेपर भी ख़त्म हो जाता है, क्वालिटी कंटेंट भी जनरेट हो जाता है, एग्जाम्पल्स अच्छे आ जाते हैं, डेटा अच्छा आ जाता है। ये करिए, पैटर्न नहीं देखेंगे तैयारी नहीं होगी। तैयारी के 2 बेसिक पिलर्स हैं, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन और सिलेबस। जो ये नहीं करेगा वो साइकिल में फंसा रह जाएगा और बाहर हो जाएगा। तो ये मैं कहूँगा आप ये देखिए। फिर आप साइंस एंड टेक और एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी को, ज्योग्राफी यहाँ मोर और लेस बेसिक नहीं आती है, कंसेप्चुअल नहीं आती है, करंट से जुड़ी हुई आती है। पॉल्यूशन का कोई टॉपिक आ जाएगा, हेल्थ से रिलेटेड कोई टॉपिक आ जाएगा, आप या वेदर फिनोमेना है, ड्रॉट आ जाएगी, फ्लड आ जाएगा, जो करंट में हो रहा है ना, तो उसको आप प्रिपेयर करिए। यहाँ पे आप कंसेप्चुअल ज्योग्राफी स्मार्टली छोड़ सकते हो, जो हम 11-12 की NCERTs या गोची लियोंग में पढ़ रहे थे वो आप छोड़ सकते हो। और सेम केस है साइंस का, साइंस एंड टेक का। वो अगर इसरो और DRDO उनका फेवरेट है तो उस साल क्या अचीवमेंट है इनके वो आप करके जाइए। नैनो टेक IT फेवरेट है, वो पूछते ही हैं, अल्टरनेट ईयर्स में पूछते ही हैं, उसको तैयार करिए, अपना कंटेंट अच्छा रखिए और वहाँ जाके कट कॉपी पेस्ट करके आ जाइए और मार्क्स मिल जाएगा आपको। बहुत स्मार्टली काम करना है। फिर ये तो हो गए GS पेपर 1 और GS पेपर 2। 600 मार्क अगर आपने अच्छे से कर दिए तो आपकी आधी तो जंग, जिससे कहते हैं, जंग जीत ली आपने। फिर बात करते हैं ऑप्शनल की। मैंने हिस्ट्री लिया था ऑप्शनल और दूसरे बच्चे दूसरे ऑप्शन लेते हैं, तो मैं हिस्ट्री के बारे में ही बात कर पाऊँगा। हिस्ट्री में आप फिर वही, उसमें 6 क्वेश्चन आते हैं, 50-50 मार्क्स के आते हैं। आउट ऑफ टोटल 12 आते हैं, आउट ऑफ 12 यू हैव टू राइट 6। आप अपना सेक्शन चुनिए कि आपका मेडिवल और मॉडर्न अच्छा है तो मेडिवल मॉडर्न बहुत अच्छा करिए। 2 आप मेडिवल से निकाल लीजिए, 2 आप मॉडर्न से निकाल लीजिए। फिर 1 एंशिएंट 1 वर्ल्ड से आप सेफ चॉइस लेके कर सकते हो कि अच्छा ठीक है 4 रेवोल्यूशन पढ़ लेंगे, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 5वां पढ़ लेंगे। ये सब ऐसे में आप मैनेज कर सकते हो पेपर। फिर से वही पुराने साल के सवाल देख के कि अच्छा ये रिपीट होता है, ये एरिया रिपीट होता है। जैसे अलाउद्दीन रिपीट होता ही है मेडिवल में, शोलाज रिपीट होते ही हैं एंशिएंट मेडिवल में, तो आप करिए ना, उनको प्रिपेयर करके जाइए, तो वो आपका एरिया कवर हो जाएगा और फिर वहाँ से सवाल कुछ भी आए आप लगा ले जाओगे। एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न और वर्ल्ड के लिए मैं कहूँगा कि स्टैंडर्ड जो किताबें हैं, जैसे कि एंशिएंट के लिए उपिंदर सिंह रेफ़र कर सकते हैं, मॉडर्न के लिए सतीश चंद्रा मस्ट है, और स्टेट PCS के लिए तो मैं ये भी कहूँगा कि VD महाजन भी पढ़ा जा सकता है। मॉडर्न ये मेडिवल के लिए, सॉरी, मॉडर्न के लिए आप बिपिन चंद्रा और शेखर बंदोपाध्याय पढ़ सकते हैं। ये थोड़ा इन डेप्थ नॉलेज चाहिए जो आपको इंटरव्यू में मदद करेगा। वर्ल्ड के लिए किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन का आप नोट्स ले लीजिए, और अगर कोई किताब पढ़नी है तो नॉर्मन लोए और एल मुखर्जी पढ़ सकते हैं। उसमें भी मैं वही कहूँगा, सिलेक्टिव टॉपिक्स पढ़िए, आपको PhD नहीं करनी है हिस्ट्री में, एग्ज़ाम क्लियर करना है। और दैट इज़ इट। आंसर राइटिंग की खूब प्रैक्टिस करिए। कोई अच्छी सी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना है तो वो कर लीजिए, नहीं तो प्रीवियस ईयर्स UPSC और UPPCS ने जो क्वेश्चंस बनाए हैं उनको बैठिए सॉल्व कराइए, अपना पीयर ग्रुप बना लीजिए, कोई मेंटर है उसको पकड़िए, उसको आंसर्स दिखाइए और इम्प्रूव करते जाइए। इट्स अ प्रोसेस। आपको जैसे सचिन कहता था ना कि सचिन कि मेरा कंपटीशन मैं खुद हूँ, कि आज मैंने इतने रन बनाए, अगली बार मैं कितने रन बना रहा हूँ। उस तरीके से आपको दूसरों से कम्पीट नहीं करना है, आपको खुद से कम्पीट करना है कि आपका आंसर में कंटेंट आया या नहीं, कंटेंट एनरिच हो रहा है या नहीं, कीवर्ड्स आ रहे हैं या नहीं, टाइम पे पेपर ख़त्म हो रहा है या नहीं। इस तरीके से आपको करना है। मतलब इट्स एन एक्सरसाइज इन सेल्फ इम्प्रूवमेंट। ठीक है, आपको नहीं पता कि 2 शहर दूर बच्चे बंद कमरे में क्या कर रहे हैं, है ना, तो आप उनसे आप एंटिसिपेट नहीं कर सकते कंपटीशन को, लेकिन आप खुद की प्रिपरेशन कैसी है ये आप देख सकते हो। और एट द एंड ऑफ द डे सिर्फ 1 सीट चाहिए। मेंस के बाद अगर हम सब आप लोग लकी रहे तो इंटरव्यू देने ज़रूर जाएंगे, और इंटरव्यू की कुछ बेसिक चीज़ें हैं, प्रैक्टिस करिएगा। मॉक इंटरव्यू दे सकते हैं, क्योंकि हमें आदत नहीं होती बात करने की, या हम बहुत बात करते हैं, ठीक है, तो कम बात करना और या बहुत बातूनी होना दोनों दुखदाई होता है, क्योंकि इंटरव्यू इट्स लाइक अ रिवर, वो फ्लो कर रही है, उस फ्लो से अगले सवाल निकलते हैं।
तो आप ज़्यादा बोल गए तो दिक्कत है, क्योंकि नए सवाल खुल जाएंगे जो नई टेरिटरी पे ले जाएंगे। आपने कोई इंटरनेशनल रिलेशन का वर्ड बोल दिया और वो IR पे ले गए जो आपको नहीं पता है, तो उसकी प्रैक्टिस करिए। मैंने, जैसे आप लोगों ने देखा ही होगा, दृष्टि में मेरा इंटरव्यू पढ़ा हुआ है, जिसमें उन्होंने अच्छे फीडबैक दिए, जो उन्होंने सजेशंस दिए वो मैंने फॉलो किए। हाँ, उस समय मुझे बिहार के बारे में थोड़ा बेसिक नॉलेज कम था, जो मैंने डेट आते आते ब्रश अप कर लिए थे। तो इट्स नॉट लाइक कि मुझे बेसिक सवाल नहीं पता थे बिहार के। हाँ, जब मेरा मॉक हो रहा था तब नहीं पता था, क्योंकि मैंने ध्यान नहीं उतना रिवाइज़ नहीं किया था, और मैं मध्य प्रदेश से हूँ तो मुझे उतना आई वॉज नॉट फॉलोइंग बिहार दैट मच। लेकिन हाँ, जब इंटरव्यू करीब आया तो मैंने उसको पूरा ब्रशअप किया, जो फैक्चुअल है कि कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं या गवर्नर का नाम क्या है। द डे माई इंटरव्यू वॉज, आई वॉज प्रीटी मच प्रिपेयर्ड रिगार्डिंग फैक्चुअल नॉलेज ऑफ बिहार। तो इट वॉज नॉट लाइक कि मैंने हल्के में लिया था बिहार को। इंटरव्यू आप हल्के में नहीं ले सकते, 10 नंबर में आप 100 रैंक पीछे हो जाओगे। तो हर मार्क की लड़ाई है, आपको तैयार करना है। फिर बात आती है कि इंटरव्यू बोर्ड की, बोर्ड पे मत जाइए, ये सर अच्छे मार्क्स देते हैं, वो सर ख़राब मार्क्स देते हैं, डोंट डू दैट। आप अपनी स्ट्रेंथ पे खेलिए, जो आपका बायोडेटा है उसको आप मजबूत रखिए, उससे जो भी सवाल आए यू शुड बी एबल टू आंसर दोज क्वेश्चंस, एंड देन वी कैन जस्ट होप फॉर द बेस्ट। अगर हम वो दिन हमारा रहा तो हम सेल कर जाएंगे, अगर दिन ख़राब भी रहता है तो मेंस के नंबर्स आपके बैकअप में हैं, अच्छा किया होगा तो भी आपका रैंक आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये मेरी स्ट्रैटेजी थी, दिस वर्क फॉर मी। ठीक है, अभी दूसरे एग्ज़ाम्स में अभी तक वर्क नहीं कर रही थी, बिहार में वर्क कर गई। हर किसी की अपनी स्ट्रैटेजी होती है, क्योंकि हर किसी की अपनी स्ट्रेंथ्स होती हैं, हर किसी की अपनी वीकनेसेस होती हैं। तो ये कोई टेम्पलेट नहीं है, ये एक ब्रॉड गाइडलाइन है कि दिस इज़ व्हाट वर्क फॉर मी। तो जो भी पॉइंट्स आपको इफ़ दे मेक सेंस आप अपनी वो फॉलो कर सकते हैं, इफ़ दे डोंट मेक सेंस आप अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। हाँ, लेकिन स्ट्रैटेजी बनाइएगा तो स्टिक टू दैट स्ट्रैटेजी। ये नहीं कि हम 10 दिन ये कर रहे हैं फिर 15 दिन बाद हम दूसरा कुछ करने लगे। अगर आप बार बार अपना डायरेक्शन बदल रहे हैं ना, तो आप सर्कल में घूमते रहेंगे। तो डोंट डू दैट। एक स्ट्रैटेजी बनाइए, स्टिक टू दैट स्ट्रैटेजी।